तो हेलो दोस्तों, फाइनली स्वागत है आपका हमारे इस स्क्रीन वीडियो में। और चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इतिहास में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कैसा 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 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें बताया गया है जो भी दिशा निर्देश हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि 100 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? मात्र 50 प्रश्नों को उत्तर देना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आप वहां एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो मात्र 50 क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक स्माइल के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, जय हिंद का नारा सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में था। और बीरबल उसके 9 रत्नों में से एक था। मान सिंह भी उसके 9 रत्नों में से एक था। लेकिन बैरम खान जो उसका सेनापति था, जब अकबर 12 वर्ष की आयु में अपने साम्राज्य उसका राज्याभिषेक होता है तो वो काफी कम उम्र का होता है, जिसके कारण बैरम खां के संरक्षण में वो अपने क्या करता है, शासन को चालू रखता है। जो 1556 से लेकर के 1556 से 60 ईस्वी तक इसके संरक्षण में ही अकबर शासन करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब लोग हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, चौथा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसी ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी ने क्या रखी थी? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कि साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ पर से एक और प्रश्न बन जाता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न में। किस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे? पांचवें प्रश्न में, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारतीय पुरातत्व का जो कंट्रोल होता है इसके हाथों में दे दिया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी से शुरुआत हुआ, इसीलिए भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 6 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी जो है, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने किया। किसने? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की है? तो मज्म उल बहरीन की रचना दारा शिकोह ने किया है। किसने किया है? दारा शिकोह ने किया है, जो औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का पुत्र था ये। ठीक है, ये कौन था? दारा शिकोह, औरंगजेब का भाई और दारा शिकोह, सॉरी, शाहजहां का ये पुत्र था। ठीक है, इस तरह से 7 प्रश्न को हम लोग ने देख लिया। फिर चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पे चलते हैं। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9वें प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, इब्न बतूता कौन? इब्न बतूता ढक गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, तो
इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग देखें तो 14 वर्षों तक रहा था। कहीं कहीं पे आपको 12 मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 15 मिल जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर आप अगर ये है 8, 10, 14 और 16 रहे तो आप इस 14 में मारिएगा। ठीक है, 14 को आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? किस कमेटी का? तो लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1817 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1817 ईस्वी में किया गया। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। कौन था ये? बाबर था। कौन था ये? बाबर था, जिसने मुगल सम्राट की या मुगल साम्राज्य का यहाँ स्थापना किया भारत में। ठीक है, जो कि लोग आगे देखेंगे कि 1526 ईस्वी में ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न पे। अकबर निम्नलिखित में से 12वां प्रश्न, ठीक है, 12वां प्रश्न हो गया आपका यहाँ। 12वां प्रश्न हो गया, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर एक ऐसा मात्र राज था, चित्तौड़। कौन सा था? चित्तौड़, जिस पर अकबर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाया था। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर ने एक नए धर्म का शुरुआत किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, इसमें मात्र एक हिंदू व्यक्ति था जो उसका दरबारी महेश दास यानी बीरबल था। ठीक है, इसमें मात्र 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके कम लोगों को पार्टिसिपेट होने के कारण ये थे कि इसके जो नियम थे काफी कठोर थे। ठीक है, इसके कारण इसमें बहुत कम लोगों ने क्या किया, अपना इसको अपनाया था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर, तुजूक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजूक ए बाबरी, यदि बाबरी रहे तो आपको समझ जाना है कि बाबर ने खुद लिखा है। ठीक है, तो तुजूक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर खुद ने लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। आलमगीर के नाम में कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? सॉरी, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है और औरंगजेब मुगल वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक था और ये बहुत कट्टर मतलब मुस्लिम शासक थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 16 प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को दस्तूर, यहाँ पे ऑप्शन है दस्तूर, तो आप दस्तूर मारेंगे, दस्तूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हम्पी को जो है हेलो, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में घोषित किया गया। कब किया गया इसको घोषित? 1986 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर हम लोग प्रश्न संख्या 18 पर। कितना पर? प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 में यहाँ पे दिया गया है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका संबंध जो था विजयनगर साम्राज्य से था। किससे था? विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग यदि चले और देखें तो क्या है यहाँ पे कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बता दें कि हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में क्या किया? अब इन्होंने एक नया साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया। कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? विजयनगर साम्राज्य, जो कि मुगल वंश से सॉरी दिल्ली सल्तनत से टूट करके इन्होंने क्या किया था? एक नए साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है? किसका? नानक, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान तलवंडी है। कहाँ है? तलवंडी। कहाँ? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसको महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था? महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, भारत छोड़ो आंदोलन।
ठीक है। उसके बाद 22वें नंबर प्रश्न पे हम लोग देखें, कौन सा 22वें नंबर प्रश्न पे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में, कब? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट में अंग्रेजों ने बिना किसी सबूत के मतलब क्या करता था, भारतीय लोगों को गिरफ्त में लेकर के जेल में बंद कर देता था। ठीक है, तो ये था काला कानून। इसको रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी इसकी स्थापना? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, डी ऑप्शन है इसका। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये क्या था? एक राजनीतिक दल था। क्या था? ये एक राजनीतिक दल था, फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। यह एक राजनीतिक दल था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग 25वें प्रश्न पे चलते हैं कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 25 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं 26 में, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, कब? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद 27वें प्रश्न में हम लोग चले तो भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान को दो अलग राष्ट्रों में विभक्त कर दिया गया था, बांट दिया गया था। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सी राजगोपालचारी को बनाया गया था। फिर हम लोग चलते हैं 30वें प्रश्न पे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद। और दूसरा जो ये हुआ था, संविधान सभा का सम्मेलन हुआ था, वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में टिक आउट करेंगे। ठीक है। जजिया किससे लिया जाता है? देखिए, जजिया एक वैसा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, वो सीधे तौर पर से नहीं दिया गया है, जिसका हम लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जिम्मियों होगा, जिम्मियों से ही लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर लिया जाता था। उसके बाद 32 में है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अब हम लोग 33वें प्रश्न पे। ठीक है, 33वां प्रश्न क्या दिए हुआ है कि कबीर शिष्य थे, यानी किसके थे? रामानुज के थे, नानक के थे, रामानंद के, सॉरी, कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्री रंगम के। तो रामानंद के थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 34वें प्रश्न पे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी को हुई, जो कि ठीक है, जो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, 34 किलोमीटर की दूरी पर। कितना? 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न पे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी जो कि गुजरात के हैं, तो इसकी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है इनकी आत्मकथा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम है। कौन है? एओ ह्यूम है। ये एक अंग्रेज के एक सैन्य अधिकारी थे, ठीक है, जिसने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र यानी कि संवैधानिक तौर पे हम लोग मतलब संविधान को कब अपना लिए थे? तो 1950 ईस्वी में संविधान को अपना लिए थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। कौन सा है? मनु स्मृति, जो 40 नंबर में क्या है? तीसरे सी ऑप्शन पे है मनु स्मृति, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 41वें नंबर पे। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 42 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया का की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो किताब उर रेहला में जो है इब्न बतूता का मिलता है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत मिलता है, ठीक है, जो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है, जो वेनिस, कहाँ का? वेनिस का रहने वाला था, यानी कि ये वेनिस इटली में है। वेनिस कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है। ये वेनिस कहाँ है? इटली में है। तो चलिए 44 नंबर तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर में क्या है। इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, जो कि सही ऑप्शन ए है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन वैसे पेशे से एक डॉक्टर था, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन जो था एक पेशे से क्या था? एक डॉक्टर था, लेकिन भारत में एक सर्वेक्षक के तौर पे आया था और यहाँ पे चिकित्सक कार्य भी किए, लेकिन यहाँ पे इसका सही ऑप्शन ये होगा, डी होगा, ठीक है, सर्वेक्षक होगा। चलते हैं फिर हम लोग 47वें नंबर प्रश्न पे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता था। कौन होता था? किसान होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता था वो किसान होता था। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चार भाई थे, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये चार भाई थे, जिन्होंने संथाल विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। 49वें नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? ये वही रानी लक्ष्मीबाई है जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी कुर्बान हो गई थी, जान गंवा दी थी, ठीक है। इसको मनुबाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुबाई के नाम से भी जाना जाता है। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध डलहौजी ने लाया था। इसको लाने का मेन इसका मकसद था साम्राज्य विस्तार, यानी कि जिस शासक के पास उसका कोई अपना मतलब संतान नहीं है, तो वो किसी को गोद लेकर उसको अपने राज्य को नहीं सौंप सकता है, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना विस्तार करने के लिए एक नीति लाया था, जो डलहौजी ने क्या किया था? इसको लाया था। इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई का जमीन जो था वो सरकार अपने अंदर लेना चाहता था, यानी अंग्रेज अपने अंदर लेना चाहता था, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग 51वें नंबर प्रश्न पे। कितना? 91, सॉरी 51। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में लगा हुआ है, ये गलत है, ठीक है।
इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे। सही ऑप्शन इसका क्या है, राजस्थान है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी, जिसको गोदीवारा के नाम से आप लोग पढ़ते हैं, वो लोथल से मिला। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका सही ऑप्शन डी होगा। फिर हम लोग चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो 55 नंबर यदि हम लोग क्वेश्चन देखें, कितना नंबर? 55 नंबर। तो पशुपति, लेकिन यहाँ पशुपति न देकर के यहाँ पे विष्णु दिए हुआ है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा विष्णु। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? विष्णु। ठीक है, या फिर कहीं पशुपति आपको दिखे तो पशुपति भी आप मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पशुपति भी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होगा, वो रहेगा तो वो मारेंगे, नहीं तो विष्णु। इसका सही आंसर हो गया आपका विष्णु। चलिए 56 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि अशोक का संबंध किस वंश से था? ठीक है, अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। किससे था? मौर्य वंश से था। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इन्हीं ने कलिंग युद्ध लड़ा था और कई लाखों लोग को मार दिया था और खून की एक नदी बह गई थी, जिसके कारण इनका हृदय पिघल गया और उन्होंने इस चीज से संन्यास ले लिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद 57 नंबर हम लोग देखेंगे, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 58 नंबर क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है महाभाष्य के लेखक, जो कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। समझ गए? 59 में हम लोग देखें तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। सही आंसर क्या होगा इसका? बी। अब हम लोग चलते हैं 60वें नंबर प्रश्न पे। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को। किसको? अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो सावरकर ने कहा था। किसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह? सावरकर ने कहा था। और ये प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह भी कहा था इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था सावरकर ने। ठीक है, बीवी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? तो बीवी घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था। कहां हुआ था? कानपुर में। बीवी घर कत्लेआम कहां हुआ था? कानपुर में। समझ गए दोस्तों? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? आप लोग देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर होगा 1869, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1869। समझ गए? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय में मुंबई। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में सबसे पहले क्या हो गई? जनगणना शुरू हुई। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया है। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या है। आगे का प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 67 नंबर। ठीक है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, जिसमें क्या किया था? एक नमक कानून को दूर जा करके तोड़ा था। ठीक है, समुद्र किनारे पहुंच करके खुद से नमक निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे नमक का निर्माण किया था। फिर से चलते हैं हम लोग 68 नंबर पे। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया था, जो कि ये बिहार में है। कहाँ है ये? बिहार में है।
ठीक है, बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। यहाँ पे नील की खेती जबरदस्ती करवाया जा रहा था, जिसके कारण महात्मा गांधी आए थे और इस विद्रोह में भाग लिए थे और यहाँ के किसानों को आजाद किए थे इससे, अंग्रेजों से। ठीक है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। क्या था? बचपन का नाम मोनिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, यानी शुरू किए? तो 1920 में। कब शुरू किए? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए। ठीक है, धम्म महामात्रों को किससे नियुक्ति किया था? किसने नियुक्ति किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें, 72 नंबर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ है। कहाँ से हुआ? बोध गया से हुआ है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध, ये वही बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन है। कितना? 76 नंबर क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। जैसे आप लोग देखें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सभी वेद हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 4 है। चलते 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो जैसा कि हम धर्म की शुरुआत पीछे पढ़े हैं कि अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर से के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा में आदम से लेकर के, ठीक है, अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। फिर चलते हैं हम लोग 79 क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन में कि आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, मुगल दरबार में अभिवादन का कौन सा तरीका निम्न में से था? ठीक है, इसको हम लोग भी देखते हैं। तो कॉर्निश, सजदा, पाइवोस और इनमें से सभी। यहाँ इसका आंसर पाइवोस होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी मतलब सजदा मतलब होता है पेट के बल लेट करके अभिवादन करना, पाइवोस मतलब पैर को चूमना, कॉर्निश ये भी था, मतलब तीनों ऑप्शन तीनों था, तो इसलिए हम लोग क्या देंगे यहाँ? इनमें से सभी देंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन। कितना? 83 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? पिछले क्वेश्चन में था, तो इसको हम लोग डिस्कस किया था कि 1526 ईस्वी में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसी युद्ध के बाद क्या करता है? मुगल वंश की नींव डाल देता है। कौन? बाबर। बाबर इसी युद्ध के बाद क्या करता है? भारत में अपना नींव डाल देता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1556 ईस्वी में। कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। क्या दोस्तों, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि 1556 ईस्वी में क्या हुआ? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। मुगल काल में सिंचाई के कौन कौन से साधन थे? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रकार से क्या था? सुविधा वहां पे उपलब्ध था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबर नाम है, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, बाबरनामा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, हुमायूं के द्वारा हुमायूंनामा, जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा, अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न संख्या है, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और इनमें से सभी। तो ये तीनों वंश जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे तुलुभ वंश।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पे। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा बी पंपा देवी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी पंपा देवी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी पंपा देवी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? इसका सही आंसर होगा ए कृष्णदेव राय। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुआ है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और इनमें से सभी। तो ये इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। सभी मार्गों के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को पाया जा सकता है। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म, कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था बम्बई, मद्रास, ठीक है, और असम के क्षेत्रों में लागू किया गया था। कहाँ? बम्बई, मद्रास और असम। असम असम के क्षेत्रों में क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो सही ऑप्शन इसका होगा डी। ठीक है। महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। इसका सही ऑप्शन बी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन? 94 नंबर क्वेश्चन पे। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू गोमधर। इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। कौन होगा इसका सही आंसर? बिरसा मुंडा। सही आंसर कौन होगा इसका? बिरसा मुंडा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में। कब? 1767 में किया गया था। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अब हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 99। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 के विद्रोह में नेता घोषित कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। और अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा और अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।